नमस्कार दोस्तों। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित की जाने वाली ग्रेड सेकंड शिक्षक भर्ती, वरिष्ठ अध्यापक शिक्षक भर्ती जो होने वाली है, उसके लिए प्रथम प्रश्न पत्र जीके पेपर, सामान्य ज्ञान का पेपर जो 100 प्रश्नों का होगा और कुल अंक रहेंगे 200 दोस्तों। उसके हम देख रहे थे मॉडल पेपर और हमारा टारगेट है 20 मॉडल पेपर आपके सामने रखने का दोस्तों। आज ये रहेगा हमारा वो तीसरा मॉडल पेपर रहेगा दोस्तों। पहला और दूसरा आपके सामने है और भरपूर आप सभी का साथ उसमें मिल रहा है। आप अपनी तैयारी है उसकी जांच कर रहे हैं दोस्तों, और आशा इसी में यही करता हूं कि जो भी साथी यहां पर आ रहा है वो अपने जो साथी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, कम से कम 5 साथियों को इस वीडियो को उनके पास पहुंचाने का कार्य आप करेंगे दोस्तों। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके लिए, जो भी साथी सेकंड ग्रेड की तैयारी अपने मन से कर रहे हैं, सबसे पहले पेपर फेस्ट के लिए वो जाइए कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर, उसके स्टोर में जाइए, नोट्स दिए गए हैं, उन नोट्सों को एक बार जरूर पढ़ लीजिए। 20, 25 या 30 दिन यानी एक मंथ के अंदर आप पेपर फेस्ट है, अगर दिन में 3 घंटे देते हैं तो भी संपूर्ण अध्ययन वहां से कर सकते हैं। रही बात क्लासों की, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है सेकंड ग्रेड के नाम से, वहां पर सभी क्लासें आपको मिल जाएगी। हमारा एक ही टारगेट है कि कोई भी साथी 85% से कम अटेंड ना करे, 85% सही एग्जाम के अंदर करके आए दोस्तों। 100 में से 100 का आंकड़ा लेकर हम नहीं चल रहे हैं। हमारा मिशन एक ही है कि 100 में से 85 अगर आप यहां पर कर रहे हैं तो जो आपका मेन सब्जेक्ट है वहां पर भी आप 80 से 85% बना सकते हैं। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा दोस्तों। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? रेतीला धरातल होना, वन क्षेत्र का अधिक होना, बर्फबारी होना या अधिक वर्षा होना? कमेंट करके आपको जो समय दिया जा रहा है उसमें बताना है। हमारा पहला पेपर था जिसमें हमें 70 मिनट के अंदर सोल्व किया था। कल जो हमारा पेपर हुआ था पेपर सेकंड, उसके अंदर हमें 89 मिनट लगी थी। और आज जो हमारा पेपर है इसका मिशन में एक लेकर चल रहा हूं कि हम 55 से 60 मिनट में इसको सोल्व करेंगे दोस्तों। तो कमेंट कर देना, समय पर्याप्त है और अंत में सभी साथियों को बने रहना है अंत तक, और अंत में अपना स्कोर कमेंट करना है, साथ में शेयर भी करते रहना। सही ऑप्शन ए, रेतीला धरातल होना दोस्तों। इंपॉर्टेंट मुख्य कारण है शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान के अंदर अधिक ठंड पड़ने का रेतीला जो धरातल है वो दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर से संबंधित कौन सा कथन सही है? 3 कथन यहां पर आपको दिए गए हैं, चौथा दिया गया है उपरोक्त सभी। तो आपको जो सही है वो यहां पर कमेंट करके बता देनी है दोस्तों। बताइए दोस्तों। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर जिले में दर्ज की गई, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर गंगानगर जिले में दर्ज की गई, राज्य की औसत जनसंख्या वृद्धि दर 21.3% दर्ज की गई, और उपरोक्त सभी कथन सही है। कमेंट करिए मित्रों, शेयर करिए। मेरा एक ही कहना है, जो साथी जुड़े हैं वो शेयर कर दो। सर्वाधिक बाड़मेर में 32.5%, न्यूनतम गंगानगर में 10% और औसत 21.3%। तो तीनों सही है। उपरोक्त सभी कथन यहां पे सही है आपके। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है? यह रिपीट हुआ क्वेश्चन, कल वाले पेपर में भी था। तो मित्रों हम क्या करते हैं कि जो कला संस्कृति है, भूगोल है, या इसके अलावा जो इतिहास है, इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो जो बाकी एग्जामों में आते हैं उनमें से क्वेश्चन उठाते हैं। तो कई बार रिपीट भी हो जाते हैं 1-2 क्वेश्चन। कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, हमारी तैयारी को मौका मिल रहा है इससे अच्छा। काली सिंध, निवाज, बनास की सागी, माही की चाप, साबरमती की बाकल, सहायक नदी का जो युग्म है वो गलत कौन सा है वो आपको यहां पर बता देना है। काली सिंध की निवाज है दोस्तों, बनास की सागी नहीं है। यह आपका बी ऑप्शन यहां पे सही है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 4,
20वीं पशु गणना 2017 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? इसके अनुसार राजस्थान का ऊंट, बकरी व गद्दू में प्रथम स्थान है। इसके अनुसार राज्य के कुल पशुधन में 1.66% की वृद्धि हुई। इसके अनुसार ऊंटों की संख्या में 34.69% की कमी हुई। और इसके अनुसार गोवंश व भैंस वंश को छोड़कर सभी पशुओं की संख्या में कमी आई। बता दीजिए, गोवंश, भैंस वंश बताना है आपको। अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। पहला सही है आपका, लेकिन दूसरा गलत है। यहां पर वृद्धि की जगह कमी कर दो तो ये अपने आप सही हो जाएगा। ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। मुर्गियों में भी वृद्धि हुई है राजस्थान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान के दक्षिणी भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष है सागवान, सालर, दोकड़ा या पलास? 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? सागवान वृक्ष। कौन से हैं? सागवान वृक्ष है दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में टपूकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? टपूकड़ा औद्योगिक क्षेत्र कहां पर है? जयपुर में, दौसा में, अजमेर में या अलवर में? हर क्वेश्चन में जब क्वेश्चन शुरू होता है और उत्तर बताता हूं, लगभग 30 सेकंड का समय आपको मिल रहा है। कमेंट कर दो जल्दी से। कौन से जिले में है टपूकड़ा औद्योगिक क्षेत्र? कौन से जिले में है? अलवर के अंदर दोस्तों। कहां पर है? अलवर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर द्वितीय स्थान पर है दोस्तों? भील, मीना, ग्रासिया या सहरिया जनजातियों की बात हो रही है यहां पे। 2011 की जनगणना हमने पढ़ाई है, रीट के लिए पढ़ाई है बेसिकली। अभी 2 या 3 दिन पहले हमने क्लास भी लगाई है, तो वो क्लास आप जरूर अटेंड कर लेना एक बार। वहां पर आपका स्कोर है वो अपने आप चेक हो जाएगा दोस्तों। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। तो देखिए मित्रों, यहां पर सर्वाधिक जनसंख्या, अब जनजाति की जो जनसंख्या है उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपका सही रहेगा मीणा। लेकिन द्वितीय स्थान की अगर हम बात करते हैं तो आपका सही रहेगा भील जनजाति दोस्तों। कौन सी? भील जनजाति, लगभग 14 लाख के आसपास। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने टोंक में प्रसिद्ध मंदिर श्री कल्याण जी का निर्माण करवाया था? राव सूरजनाडा ने, राजा दिग्व ने, महाराणा प्रताप ने या राणा राज सिंह ने? बताइए दोस्तों। डिगीपुरी, टोंक में डिगीपुरी का मंदिर, डिगीपुरी में है यह मंदिर। इसका नाम निर्माण करवाया था राजा दिग्व ने दोस्तों। मेवाड़ के उस समय शासक कौन थे? ये क्वेश्चन भी बन सकता है। संग्राम सिंह। मेवाड़ के शासक कौन थे? संग्राम सिंह दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 9, इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किस जिले में होता है? जालोर, उदयपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़? ये अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए ये। और इसबगोल उत्पादन में राजस्थान भी भारत में प्रथम स्थान पे है दोस्तों। यहां पे कंफ्यूज मत हो जाना। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, जो नवीनतम कृषि पर आधारित आर्थिक समीक्षा सुझस आई है उसके अनुसार तो बाड़मेर मिलेगा आपको, लेकिन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग चलिए तो जालोर रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, सुमेलित करना। यहां पे जिले और स्थान आपको दिए गए हैं। स्थान क्या? ये तो पर्वत है सभी दोस्तों, पर्वत है ना ये। कौन से जिले में कौन सा पर्वत है आपको सुमेलित करके बताना है। देखिए यहां पे बरवाड़ा, जारोला, रघुनाथगढ़, भानगढ़। बरवाड़ा कहां पर है? बरवाड़ा, बरवाड़ा कहां पर है मित्रों? अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। बरवाड़ा यह है जयपुर के अंदर। इसकी ऊंचाई बता दूं आपको, 786 मीटर।
2 नंबर आ रहा है जारोला। जारोला है जालोर के अंदर, और जारोला की ऊंचाई 588 मीटर, 588 मीटर। अगला आ रहा है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ कहां पर है? सीकर में है दोस्तों। और रघुनाथगढ़ की ऊंचाई 1055 मीटर। और बानगढ़ है अलवर में, बानगढ़ की ऊंचाई 649 मीटर है। 2143, 2143 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में राष्ट्रीय मत्स्य बीज उत्पादन फार्म कहां कार्यरत है? राजस्थान में राष्ट्रीय मत्स्य बीज उत्पादन फार्म कहां पर कार्यरत है? नागौर, जोधपुर, कोटा बांसवाड़ा, जोधपुर करौली, बीकानेर, सीकर। यह है दोस्तों कोटा और बांसवाड़ा में। अब देखिए कोटा में कहां पर है? कोटा में जगह है कासिमपुरा। कोटा में कासिमपुरा, कोटा में। और बांसवाड़ा में कहां पर है? यह भी क्वेश्चन बन सकता है। तो भीमपुरा जगह है, वहां पर स्थान है भीमपुरा। तो कासिमपुरा, कोटा, भीमपुरा, बांसवाड़ा में राष्ट्रीय मत्स्य बीज उत्पादन फार्म दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कालीबंगा, हनुमानगढ़, आहड़, उदयपुर, बेराट, जयपुर, गणेश्वर, राजसमंद। यहां से अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। 4 सभ्यताएं आपके सिलेबस में यही है दोस्तों। और देखिए पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा गलत। गणेश्वर, सीकर। नीम का था ना सीकर में। राजसमंद में कौन सी सभ्यता है? गिलोंड, ताम्रयुगीन। तो यहां पे डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन प्रतिहार शासक कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष से संबंध नहीं है? नागभट्ट द्वितीय, वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, महिपाल। कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष से संबंध किसका नहीं है? नागभट्ट द्वितीय का है, वत्सराज का है, और महिपाल प्रथम का है। नागभट्ट प्रथम का नहीं है दोस्तों। अब देखिए यहां पे नागभट्ट प्रथम का कार्यकाल कब से कब तक है? 730 से लेकर 760 ईस्वी तक। समझे आप यहां पे? जबकि जो शुरुआत होती है त्रिपक्षीय संघर्ष की वो होती है वत्सराज के समय। किसके समय? वत्सराज के समय। 783 से लेकर 800 ईस्वी के मध्य इनका कार्यकाल है। तो ये तो पहले ही शासक बन गए थे नागभट्ट प्रथम। तो सी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता का नाम था? बताइए दोस्तों। 1177 से लेकर 1192 ईस्वी तक शासन किया था पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने चौहान वंश पर, अजमेर पर दोस्तों। चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक है दोस्तों ये। बताइए दोस्तों क्या नाम था? सोमेश्वर। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता का नाम सोमेश्वर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग की विजय के बाद जालोर का नाम बदलकर किया था? खिरजाबाद, खैराबाद, जलालाबाद, मोमिनाबाद। बता दीजिए दोस्तों। जालोर का नाम क्या किया था? अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। जालोर से जलालाबाद, क्या नाम किया था? जलालाबाद। अब देखिए खिरजाबाद किसका किया था? चित्तौड़ का। चित्तौड़ का नाम बदला था अलाउद्दीन खिलजी ने। अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। आगे आ रहा है खैराबाद। खैराबाद किसका किया था? शिवाणा का। आगे आ रहा है मोमिनाबाद। मोमिनाबाद है नाम आमेर का। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 16, भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश की सेना को मेवाड़ के किस शासक ने पराजित किया था? जो भूताला का युद्ध होता है उसमें इल्तुतमिश की सेना को किस शासक ने पराजित किया था दोस्तों? 1222 से 1228 के मध्य ये युद्ध चलता है, लंबा युद्ध है दोस्तों। किसने किया था? रण सिंह, जेतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह। किसने किया था?
जेतर सिंह ने दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए ये। क्वेश्चन नंबर 17, अच्छा लंबा बड़ा क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, वो आपको बताना है। यहां पे कमेंट करके बता दीजिए। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ पर कुल 25 वर्ष तक शासन किया। महाराणा प्रताप का 32 वर्ष की आयु में राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ दुर्ग को अपनी राजधानी बनाई। प्रताप ने अपनी आपातकालीन व अंतिम राजधानी 1585 ईस्वी में चावंड को बनाया। महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी मांडोली उदयपुर में बनी हुई है। बता देना दोस्तों जल्दी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो यहां पे पांचों कथन सही है आपके, पांचों के पांचों सही है। डी ऑप्शन ये रहा आपका सही रहेगा। यहां पे प्रताप का बचपन का नाम क्या था? प्रताप का बचपन का नाम किक्का था। दूसरा क्वेश्चन, कर्नल टोड ने प्रताप को क्या कहा था? बताइए दोस्तों, क्या कहा था? मेवाड़ केसरी। समझ गए? कुंभलगढ़ दुर्ग में जन्म हुआ था 1540 में, 9 मई 1540 को प्रताप का। अगला क्वेश्चन, हल्दीघाटी के युद्ध से संबंधित कौन सा कथन है जो असत्य है, वो आपको बताना है। हल्दीघाटी युद्ध में मानसिंह ने मोलेला गांव में व प्रताप ने लोहसिंह गांव में पड़ाव डाला था। अकबर ने युद्ध से पहले संधि वार्ता हेतु 4 शिष्टमंडल भेजे। अंतिम शिष्टमंडल जगन्नाथ कच्छावा के नेतृत्व में भेजा गया और प्रताप के युद्ध क्षेत्र छोड़ने पर जालाविद्या ने प्रताप का छत्र धारण किया था। पहला सही, बी सही, सी गलत। देखिए, अकबर की तरफ से जो 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे उनका क्रम जमा बटो, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत, मान सिंह के बाद भगवंत दास और टोडरमल। तो जगन्नाथ कच्छावा नहीं था, टोडरमल था अंतिम। सी ऑप्शन यहां पे सही है आपका। क्वेश्चन नंबर, यहां पे एक टाइपिंग मिस्टेक हुई है मित्रों, आज समझ आता हूं। 19, 20 और 21 ये 3 क्वेश्चन बाय प्रिंट जब हम कर रहे थे तो सीधा 18 से 22 नंबर टाइप हो गया और पता नहीं चला। समझ आता हूं इसके लिए। मोतीलाल तेजावत का संबंध किस आंदोलन से था? भगत, एकी, मीना या मीर? फटाफट कमेंट कीजिए, हमें कम समय में करना है दोस्तों। मोतीलाल तेजावत का संबंध किस आंदोलन से था? एकी आंदोलन से दोस्तों। किससे? एकी आंदोलन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह रह सकता है। यहां पर बोमट आंदोलन हुआ था ना, उसका भी संबंध है मोतीलाल तेजावत से। यह भी आपके लिए अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? राजस्थान संघ की बात हो रही है, 25 मार्च 1948। बता दीजिए, द्वितीय चरण है ये। 9 रियासतें थी क्या 10 थी? कमेंट करके बता दो आप। एक ठिकाना भी था। कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था ये बताना है। तो कोटा था, बूंदी था, झालावाड़ था, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ था, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक था, उदयपुर नहीं था। ये गलत है, हो गया। ये तो अगले चरण में मिला था उदयपुर। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? रमाकांत मालवीय, ठाकुर राज सिंह, मेहता तख्त सिंह और बिंदुलाल भट्टाचार्य। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग अप्रैल 1920 में गठित, अप्रैल 1920 में यह गठित किया गया था। 1919 के अंदर जो जांच आयोग गठित किया गया था उसकी अध्यक्षता की थी बिंदुलाल भट्टाचार्य ने 1919 में, प्रथम जांच आयोग की। जबकि द्वितीय जांच आयोग के अंदर ये 3 सदस्य थे, बिंदुलाल भट्टाचार्य नहीं थे इसके अंदर।
आ गया समझ में आपको? क्वेश्चन नंबर 25, कन्यावध पर रोक लगाने वाली पहली रियासत कौन सी थी? मेवाड़, सिरोही, कोटा या बीकानेर? ईस्वी। पॉलिटिकल एजेंट थे विल्किंसन और रियासत थी कोटा। कोटा रियासत में पहली बार 1833 ईस्वी में विल्किंसन के प्रयासों से कन्यावध पर रोक लगाई गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, विभिन्न ख्यालों व उनके प्रवर्तकों का कौन सा जोड़ा अशुमेलित है? कुचामनी ख्याल लच्छीराम, तुरा कलंगी ख्याल शाह अली व तुकनगीर, अली बख्शी ख्याल अली बख्श और हेला ख्याल नानोराम। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, नानोराम वाला गलत है। समझ गए आप? प्रवर्तकों की बात हो रही है। हेला ख्याल के जो प्रवर्तक है वो है सायर हेला। हेला ख्याल क्या होती है? हेला देना, ऊंची आवाज के साथ हेला देना, लंबी टेर देती है इसके अंदर, इसे हेला देना कहते हैं दोस्तों। नानोराम कौन थे? चिड़ावा शेखावाटी। नानोराम चिड़ावा शेखावाटी चिड़ावा ख्याल के प्रवर्तक है। डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, कौन था वो? पाबूजी, तेजाजी, गोगाजी, देवाजी? बताइए दोस्तों। जिसको मुसलमान जहर पीर के रूप में पूजते हैं दोस्तों। भाद्रपद कृष्णा नवमी को गोगामेडी हनुमानगढ़ के अंदर उनका विशाल मेला भरता है, वो थे गोगा जी दोस्तों। कौन थे? गोगा जी। क्वेश्चन नंबर 28, बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है किशनगढ़ अजमेर शैली से, अलवर शैली से, जयपुर शैली से या जोधपुर शैली से? बनी ठनी की बात हो रही है यहां पे। बनी ठनी जिसको राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है, जिसके चित्रकार मोर ध्वज निहाल चंद है, और यह वास्तव में एक राधा का सुंदर रूप चित्र है दोस्तों। किशनगढ़ अजमेर शैली से संबंधित है ये। क्वेश्चन 29, मेवाड़ में स्थित एकलिंग मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? कापालिक, लकुलिस, नाथ या सिद्ध? बताइए दोस्तों। लकुलिस संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? अलवर, बूंदी, भरतपुर, कोटा? धौलागढ़ देवी का मंदिर यह है आपके कटुमर अलवर के अंदर, कटुमर अलवर के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित लेखकों में से किसकी कहानी पर आधारित फिल्म पहली का निर्माण अमोल पालेकर द्वारा किया गया है? बताइए दोस्तों। ऑस्कर पुरस्कार के लिए भी पहली है वो नामित की गई थी दोस्तों। और ये किस लेखक की कहानी है दोस्तों? विजयदान देता की है। अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन 32 है, गोडवाड़ी क्या है? मारवाड़ी की उपबोली, मेवाड़ी की उपबोली, मालवी की उपबोली, बागड़ी की उपबोली? गोडवाड़ी क्या है? क्या है मित्रों? गोडवाड़ी पाली जिले में बोली जाती है। पाली जिला मतलब मारवाड़ी की उपबोली है दोस्तों। ये मारवाड़ी की उपबोली। गोडवाड़ी, देवड़ावाटी, थली, सेकावाटी, जालोरी। ये आगे चलिए, मिलान करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। विरासत और स्थान दिए गए आपको, गजनेर महल, किराड़ू मंदिर और जग मंदिर। तो मिलान कीजिए, गजनेर महल कहां पर है? बीकानेर में। किराड़ू मंदिर कहां पर है? किराड़ू मंदिर कहां पर है? बाड़मेर में। और जग मंदिर उदयपुर में।
आ गया समझ में? 3-1-2, 3-1-2 कहां पर आपका ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 34, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? नाथद्वारा, उदयपुर, बूंदी या जोधपुर? गुलाबी रंग के परिधानों को धारण कर 4 दिवसीय यह गणगौर का महोत्सव मनाया जाता है, जो मनाया जाता है नाथद्वारा के अंदर। कहां पर? नाथद्वारा में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 और अच्छा क्वेश्चन। 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है। कारण देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है। सही गलत नीचे 4 ऑप्शन कमेंट करके बता दीजिए, जल्दी से बताना मित्रों। पहला तो सही है आपका, लेकिन यह कारण गलत दिया गया है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है प्रधानमंत्री की सलाह पर, समझे? तो कथन सही, कारण गलत। ए सही है पर आर गलत है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 36, यदि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य अपनी नियुक्ति के समय विधायक नहीं है तो उसे कितनी अवधि के भीतर सदन की सदस्यता प्राप्त करना जरूरी है? मात्र 5 सेकंड समय। 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीने के अंदर, 6 महीने के भीतर उसको सदस्यता ग्रहण करनी होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36, राज्य का मुख्य सचिव कार्य करता है कैबिनेट के सचिव के रूप में, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में, सचिवों के मुखिया के रूप में, या सिविल सेवा के प्रधान के रूप में, या राज्य के प्रधान के रूप में? फटाफट कमेंट कर दीजिए, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पांचवा है, यह काम नहीं करता है। पहले से चौथे तक 4 काम मुख्य सचिव के कार्य हैं। ऑप्शन ए देखिए यहां पे आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 38, राजस्थान में राजकीय विद्यालयों के लिए स्कूल व्याख्याता का चयन किया जाता है सेकेंडरी शिक्षा निदेशालय द्वारा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा? बताइए। राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा, आरपीएससी अजमेर के द्वारा, जो भर्ती आपकी भर्ती है सेकंड ग्रेड, इसको कराएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 98, 99, 2000 या 2001? गठन कब हुआ यह पूछा गया। कार्य प्रारंभ कब किया, यह नहीं हुआ है। गठन हुआ था 18 जनवरी 1999 को। कार्य कब प्रारंभ किया? मार्च 2000 में। ऑप्शन बी सही है यहां पे। अगला 40 नंबर, निम्न में से किन पदाधिकारी या पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती है? पंचायत समिति के प्रधान व उपप्रधान, पंचायत समितियों की स्थायी समितियों के अध्यक्ष, सरपंच एवं पंच, जिला परिषद का उप प्रमुख? यहां पर आपका जो सही है वो रहेगा ऑप्शन सी, सरपंच व पंच। इसके अलावा देखिए, लोकायुक्त किनके विरुद्ध? एक तो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है या मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, राजस्थान विधानसभा है उसमें सचिवालय के जो कर्मचारी है उनके खिलाफ, सरपंच है, पंच है या विधायक है। समझ गए? इनके विरुद्ध जांच नहीं कर सकता लोकायुक्त। क्वेश्चन नंबर 41 है, अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2021-22 में वास्तविक या स्थिर 2011-12 मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद होने का अनुमान है कितना है? 16.23 लाख करोड़, 33.17 लाख करोड़, 17.33 लाख करोड़ या 15.30 लाख करोड़? यह सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है। फटाफट उत्तर दे दीजिए आप। देखते हैं किन किन साथियों का यह क्वेश्चन है जो सही अटेंड होता है यहां पे।
सही है आपका ऑप्शन सी, यहां पे 17.33 लाख करोड़ दोस्तों। अगला क्वेश्चन, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2020-21 की तुलना में 21-22 में कितने प्रतिशत की वृद्धि को दर्शा रहा है? ऑप्शन है आपके सामने, चार ऑप्शन दिए गए। कितनी? 18.01% की। क्वेश्चन नंबर 43, राजस्थान में मुख्यमंत्री के महिला सशक्तिकरण हेतु 7 सूत्रीय कार्यक्रम में निम्नांकित में से क्या शामिल नहीं है? सुरक्षित मातृत्व, जनसंख्या स्थिरीकरण, महिलाओं को सुरक्षा एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, तलाक के लिए परामर्श। सामने दिखाई दे रहा है 7 सूत्रीय कार्यक्रम, 3 तो ये रहे कार्यक्रम, ये नहीं है आपका, डी ऑप्शन सही है। बाकी 4 और बता दूं, शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, 5वां बाल विवाह की रोकथाम, 6वां बालिकाओं को स्कूल में कम से कम कक्षा 10 तक ठहराने का प्रयास करना, और 7वां है वो है आपका महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए स्वयं सहायता समूह के द्वारा आर्थिक सहायता या आर्थिक सशक्तिकरण उपलब्ध करवाना। क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान सरकार ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 में संशोधन के तहत वरिष्ठ नागरिक की सहायक के लिए उम्र 65 के स्थान पर पड़ी जावे कितनी कर दी? 62, 67, 70, 73। बता दीजिए। 65 के स्थान पर वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना है उसमें, तो इसमें सही रहेगा 70 वर्ष से अधिक तो है वो वरिष्ठ नागरिक है। अगर यहां पे आ जाए दिव्यांगजन, दिव्यांगजन यात्रा है उसमें 60 वर्ष रखा गया है। यहां पे ऑप्शन सी सही है आपका। क्वेश्चन 45, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने हाल ही में किस राज्य के रामगढ़ विस्तारीय अभयारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है? राजस्थान का चौथा। और जो पीटीआई एग्जाम हुआ था ना हाल ही में, उसमें यह क्वेश्चन आया भी है। रिक्त स्थान देखकर विस्तारीय अभयारण्य पहले था, इसके राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। रिक्त स्थान विस्तारीय अभयारण्य स्थित है बूंदी, रामगढ़, और 2 ऑप्शन और थे जहां पर बूंदी को सही माना है की के अंदर। रामगढ़ जगह है दोस्तों, जगह के ऊपर नाम रखा गया है, तो ये रामगढ़ विस्तारीय अभयारण्य, ये एक जो अभयारण्य है उसका नाम रखा गया है। और यहां पे आपका जो सही रहने वाला है वो रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन डी, राजस्थान में। क्वेश्चन 46, आई स्टार्ट पोर्टल का संबंध निम्न में से किससे? स्ट्रीट वेंडर से, हथकरघा व्यापारियों से, स्टार्टअप से, या कार्मिक पेंशन योजना से? आई स्टार्ट पोर्टल का संबंध निम्न में से किससे? स्टार्टअप से दोस्तों। क्वेश्चन 47, भारत के अंतरिक्ष विभाग द्वारा वित्त पोषित एक वार्षिक अंतरिक्ष शिक्षा व प्रशिक्षण कार्यक्रम युविका यंग इंडिया प्रोग्राम किसके द्वारा प्रायोजित है? डीआरडीओ, नीति आयोग, नासा या इसरो? युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम जिसे युविका के नाम से हम जानते हैं। इसरो के पहले प्रमुख थे, इसरो के द्वारा यह प्रायोजित है। इसरो के पहले जो प्रमुख थे नाम था उनका के सिवन। 2019 के अंदर इस कार्यक्रम की घोषणा की थी, 17 मई को यह लॉन्च किया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48, वित्तीय वर्ष 2021-22 में दिसंबर 2021 तक कितनी फिल्मों, डॉक्यूमेंट्रीज, विज्ञापनों की शूटिंग की अनुमति जारी की गई? 42, 40, 45, यहां पे 45 कर लो, या 48? कितने? 42 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49,
वित्तीय वर्ष 2021-22 में दिसंबर 2021 तक निवेश राशि 590.97 करोड़ रुपए के कितनी पर्यटन इकाइयों के प्रोजेक्ट अनुमोदित किए गए? 65, 71, 75, 111। 71 पर्यटन इकाइयां दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50, वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन जीएसबीए में उद्योग क्षेत्र का योगदान प्रचलित मूल्यों पर कितना प्रतिशत रहा? प्रचलित मूल्यों पर है, स्थिर मूल्यों पर नहीं पूछा गया है। 24.67%। क्वेश्चन 51, वन नीति का पारिस्थितिकी संतुलन रखने के लिए कितना समानुपातिक भाग निर्धारित किया गया है? 1/6, 2/4, 2/5, 1/3। वन नीति का पारिस्थितिकी संतुलन रखने के लिए समानुपातिक भाग कितना है दोस्तों? 1/3 आपका। क्वेश्चन नंबर 52 है, क्योटो संधि किस वर्ष अस्तित्व में आई? क्योटो संधि किस वर्ष अस्तित्व में आई? रूस के साइन करने के बाद, हस्ताक्षर करने के बाद ये संधि आई थी। किस वर्ष? वर्ष तो मैं बता दूं आपको 2005 है, तो 16 फरवरी 2005 को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, मलमगिरी, अमरकंटक, गुरु शिखर। कौन सी है दोस्तों? धूपगढ़ है। ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। इसी की सतपुड़ा श्रेणी की दूसरी है, वो है अमरकंटक, जिसकी 1066 मीटर ऊंचाई है दोस्तों। और यही अमरकंटक है जहां से नर्मदा और सोन नदियां निकलती है दोस्तों। आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 54, अल नीनो की परिस्थितियों में भारत में मानसून की सक्रियता वर्षा की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ती है, कम होती है, सामान्य रहती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अल नीनो, ला नीनो। अल नीनो की परिस्थिति से भारत में वर्षा की मात्रा कम होगी, जबकि ला नीनो की परिस्थितियों से भारत की वर्षा की मात्रा बढ़ेगी। याद रखना, अलग चीजें दोनों ये। क्वेश्चन 55, सुमेलित करो। झील और राज्य दिए गए: हुसैन सागर, पुलिकट, सांबर, चोलामू। बता दीजिए। पुलिकट, हुसैन सागर। ये हसैन नहीं है, हुसैन सागर है दोस्तों। हुसैन सागर झील कहां पर है? बताइए दोस्तों। पहला ऑप्शन कहां पर है? तेलंगाना में। दूसरी है पुलिकट, आंध्र प्रदेश में। पुलिकट खारे पानी की लेगून है ये। और श्री हरिकोटा सतीश धवन उपग्रह के अंदर यहीं पर है। सांबर राजस्थान में। क्या सही है? चोलामू झील यह है सिक्किम में आपकी। और ये चोलामू झील यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है तीस्ता नदी दोस्तों। कौन सी है? तीस्ता नदी। 2, 3, 4, 1 ये रहा डी ऑप्शन। क्वेश्चन 56 है, निम्न में से कौन सा महाद्वीपीय शेल्फ सागर है? अरब सागर, भूमध्य सागर, उत्तरी सागर, लाल सागर। कौन सा महाद्वीपीय शेल्फ सागर है? शेल्फ सागर है भूमध्य सागर दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 57, वैश्विक वायु प्रक्रम नियंत्रित होता है
वायुदाब की पेटियों द्वारा, सामुद्रिक सामुद्रिक धाराओं द्वारा, वर्षा द्वारा या उचावच द्वारा। वैश्विक वायु प्रक्रम, वैश्विक वायु प्रक्रम नियंत्रित किससे होता है? वायुदाब की पेटियों के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित महासागरों में से कौन सा एक संभवतया पेंतालासा का अवशिष्ट भाग है? कल के पेपर में था ये क्वेश्चन, तो सही रहेगा आपका प्रशांत महासागर। क्वेश्चन 59, यदि अंडमान में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का विकास होता है तो, यदि अंडमान में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का विकास होता है तो किस बंदरगाह के अधिकारियों को सचेत किया जाना चाहिए? कोलकाता, रंगून, कोलंबो, चेन्नई। कौन सा? कोलकाता बंदरगाह दोस्तों। क्वेश्चन 60, निम्न में से कौन सा असुमेलित है? शांगला घाटी हिमाचल, फूलू की घाटी उत्तराखंड, नेहोरा घाटी पश्चिम बंगाल, शांत घाटी तमिलनाडु। तमिलनाडु में नहीं है शांत घाटी, केरल में, तो डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 61, निम्न में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है? गोदावरी, कोसी, कावेरी, महानदी। गोदावरी, गोदावरी, कावेरी और महानदी, इसके साथ एक कृष्णा भी ऐड कर लो, ये आपके प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। जबकि कोसी, इसके अलावा गंगा, इसके अलावा यमुना, ये आपके अरावलीय नदियां हैं, अरावली की नदी, सॉरी मित्रों, अरावली नहीं, हिमालय नदियां, टाइपिंग सोचने में अलग, हिमालयी नदियां हैं, याद रखना। तो यहां पे ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 62, निम्न में से कौन सा दल विपक्ष की भूमिका निभाता है? यह अच्छा क्वेश्चन आया आपके लिए, सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता है इसका। चुनाव जीतने वाला, चुनाव हारने वाला, या ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। विपक्ष में तो वही बैठेगा जो चुनाव हारेगा, तो चुनाव हारने वाला दल। क्वेश्चन 63, भारतीय विदेश नीति का शिल्पकार किसे कहा है? भारतीय विदेश नीति का शिल्पकार जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, इंदिरा कुमार गुजराल। किसको? जवाहरलाल नेहरू को शिल्पकार कहा है। कैसे? भारत चीन के मध्य पंचशील समझौता, भारत पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी समझौता, नासिर टिटो को साथ लेकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत इन्होंने ही की थी, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। 64 नंबर, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? महाराष्ट्र, केरल, असम या तमिलनाडु। किसमें होता है? केरल में दोस्तों, 1 जून के आसपास। क्वेश्चन 65, मणिपुर पहाड़ियों से गिरा इंफाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। मणिपुर पहाड़ियों से गिरा इंफाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। हिमनदीय मैदान, लोयस मैदान, सरोवरीय मैदान या जलोढ़ मैदान। देखिए, जो इंफाल बेसिन है ना, वहां पर पहले कोई झील थी, उसके कारण वहां पर तलछट का जमाव है, तो इस वजह से कौन सा मैदान है? सरोवरीय मैदान का ये उदाहरण है दोस्तों। क्वेश्चन 66, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करनी है। अधिनियम की अनुसूची 7 में 3 सूचियां थी जो केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन को दर्शाती थी। केंद्र सूची में 59 विषय, प्रांतीय सूची में 36 विषय, अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के अंतर्निहित की गई। तो पहली बात, केंद्र यानी संघ सूची 59 विषय सही है आपका, पहला सही है, दूसरा सही है। तीसरा है प्रांतीय सूची, और एक और सूची थी इसमें समवर्ती, समवर्ती के विषय थे 36, जबकि
प्रांतीय सूची के विषय कितने थे? 54 थे। तो यहां पे सी ऑप्शन आपका असत्य है। क्वेश्चन 67, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन में, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में, एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। कब? एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। क्वेश्चन 68, निम्न में से कौन सी कंपनी एल्यूमिनियम नहीं बनाती है? नालको, हिंडाल्को, बाल्को, टेल्को। टेल्को टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, टाटा मोटर्स लिमिटेड के नाम से हम वर्तमान में जानते हैं दोस्तों। यह ना एल्यूमिनियम नहीं बनाती है, बाकी तीनों की तीनों एल्यूमिनियम बनाती है। टेल्को, डी ऑप्शन। क्वेश्चन 69 है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है? बताइए। राष्ट्रीय आय का हम अनुमान लगा रहे हैं तो किसे सम्मिलित करेंगे? निगम कर, सामाजिक सुरक्षा अनुदान या हस्तांतरण भुगतान? निगम कर को, सामाजिक सुरक्षा अनुदान को, हस्तांतरण भुगतान को नहीं। ए व बी को। ऑप्शन ए रहेगा सही। क्वेश्चन 70 नंबर है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या संसदीय कार्य मंत्री? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नांकित को सुमेलित करिए। मूल अधिकार और अनुच्छेद दिए गए हैं तो कर दीजिए सुमेलित। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, अनुच्छेद 24। अंतःकरण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25। बालात श्रम का प्रतिषेध, अनुच्छेद 23। अल्पसंख्यकों के हित की सुरक्षा, 29। तो सही कौन सा है यहां पे? 2, 3, 1, 4, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 72, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? सचिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू? प्रारूप समिति 7 सदस्य और अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 73, संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व उल्लेखित है। कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक है? बता दो जल्दी से। अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा संविधान में कहां से मिली? आयरलैंड से। और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों। क्वेश्चन 74, संविधान के अनुसार भारत संघीय राज्य है, एकात्मक राज्य है, राज्यों का संघ है या अर्ध संघीय राज्य है? संविधान के अनुसार क्या है भारत? भारतीय राज्यों का संघ, यानी कि राज्यों का संघ है ये एक। क्वेश्चन 75, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है। बताइए दोस्तों। प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे तौर पर, कच्चे माल के तौर पर समझे आप। द्वितीय क्षेत्र में निर्माण, विनिर्माण, उद्योग। तृतीय क्षेत्र में सेवाएं, तो मत्स्य पालन, सेवाएं, उत्खनन और पशुपालन। यहां पे सेवाएं तृतीय क्षेत्र में आएगी आपकी। क्वेश्चन 76, नाबार्ड किसका संक्षिप्त रूप है? नाबार्ड बता दीजिए दोस्तों। नाबार्ड स्थापना जिसकी 1982 में की गई थी। समझे यहां पे आप।
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड की फुल फॉर्म है ये। समझ गए? क्वेश्चन 77, योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाया गया, तो नीति का पूर्ण विस्तार क्या है? योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। क्या नाम है इसका? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 78, निम्न में से भुगतान संतुलन के संदर्भ में पूंजी खाता के भाग नहीं है? विदेश पोर्टफोलियो निवेश, विदेशी मुद्रा धन विप्रेषण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या विदेशी ऋण। बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। भुगतान संतुलन के संदर्भ में पूंजी खाता के भाग इनमें से नहीं है आपका, ये रहा, विदेशी मुद्रा धन विप्रेषण। क्वेश्चन 79, गहने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 8 में से 4 अधिगम प्रकारों का सही पदानुक्रम है? गहने के अनुसार पूछा आपको, गहने ने 8 पदाक्रम बताए थे। संकेत, उद्दीपन अनुक्रिया, श्रृंखला, शाब्दिक साचर्य, विभेदीकरण, संपर्ति, सिद्धांत और समस्या समाधान। यहां पर अंतिम 4 दिए गए। तो देखिए, बहुविभेदीकरण, संपर्ति, सिद्धांत और समस्या समाधान, ये रहा डी ऑप्शन। क्वेश्चन 80, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को और 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण। तो सी ऑप्शन कौन सा रहेगा? सी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 81, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहलाता है? कौन सा कहलाता है, बता दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये आपके। भारत शासन अधिनियम 1919 कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? चारों कथन पढ़ लीजिए, उत्तर दे दीजिए आप। विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते। यह सही नहीं है आपका, ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन 83, राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को करना नहीं आया। कई बार के निराशाजनक अनुभवों की सफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों को देखते ही वह चिंतित हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है। यहां पे असफलता को लेकर चिंता, असफलता या बगनासा, लंबे भाग के सवाल या लंबे भाग के सवालों को लेकर चिंता, क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है, वो है असफलता दोस्तों, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 84, प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, अवाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों द्वारा या वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों द्वारा। किसके द्वारा? अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। क्वेश्चन 85, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंग नहीं है? शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम या उपरोक्त में से कोई नहीं। पूछा क्या है ये देख लीजिए। अंग शिक्षक है, शिक्षार्थी है, कार्य, पाठ्यक्रम। तो देखिए, जॉन डीवी और रायमंड ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को त्रिआयामी माना। उनके अनुसार शिक्षक और विद्यार्थी या शिक्षार्थी के मध्य पाठ्यक्रम को लेकर अंतःक्रिया होती है। तो ये तीनों है दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये ऑप्शन गलत दिया गया है यहां पे आपका। क्वेश्चन नंबर 86,
वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है नामित क्रम सूचक अंतराल या अनुपात। समस्त गुणों के साथ परम शून्य हो तो वो आपकी होगी अनुपात मापनी। कौन सी होगी? अनुपात मापनी। क्वेश्चन 87, सामान्य से विशेष तरक की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति है? सामान्य से विशेष, आगमनात्मक या निगमनात्मक, दो ही ऑप्शन है आपके सामने। कौन सी है दोस्तों? निगमनात्मक है। विशेष से सामान्य हो गया आगमनात्मक। क्वेश्चन 88, निम्न में से कौन सा रायबर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है? बच्चे और शिक्षक में संबंध, बच्चे और समाज में संबंध, शिक्षक और विषय में संबंध, विषय और बच्चे में संबंध। शिक्षक और विषय में संबंध ये नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन 89, सीखने की प्रक्रिया में पठार के कारण होता है। सीखने की अनुचित विधि, कार्य की जटिलता, शारीरिक सीमा, उपयोग सभी होते हैं दोस्तों पठार के कारण। क्वेश्चन 90, कौन सी चीज व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाती है? शिक्षा, लर्निंग। शिक्षा अलग चीज होती है, लर्निंग यानी सीखना अलग चीज होती है दोस्तों, अधिगम अलग चीज होती है, लर्निंग अधिगम। तो स्थायी परिवर्तन लाती है लर्निंग दोस्तों आपकी। क्वेश्चन 91, एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक किसने लिखी है? एनिमल इंटेलिजेंस, थोरनडाइक, स्किनर, पावलोव। थोरनडाइक ने एनिमल इंटेलिजेंस, एजुकेशन साइकोलॉजी, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, ये तीनों पुस्तकें थोरनडाइक की है दोस्तों। क्वेश्चन 92, थोरनडाइक ने अपने प्रयोग किस जानवर पर किए? चिंपांजी, कुत्ते पर, चूहे हुए बिल्ली पर या घोड़े पर? चूहे हुए बिल्ली पर। चिंपांजी पर किसने किया? कोहलर ने। कुत्ते पर किसने किया? पावलोव ने। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 93, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के तत्व कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4। देखिए स्पीयरमैन ने बुद्धि के तत्व बताए हैं 2। सामान्य कारक, जिसको हम जी कारक बोलते हैं, जी कारक। और दूसरा कौन सा बताया? विशिष्ट कारक। जिसको हम एस कारक बोलते हैं। समझ गए यहां से? क्वेश्चन नंबर 94, इनमें से कौन सा स्टर्नबर्ग के त्रिवस्तु सिद्धांत में नहीं पाया जाता? स्टर्नबर्ग का त्रिवस्तु सिद्धांत है, उसमें क्या नहीं है? संदर्भगत बुद्धि, सांवेगिक बुद्धि, तत्वात्मक बुद्धि और आनुभविक बुद्धि। संदर्भगत बुद्धि है, तत्वात्मक बुद्धि और अनुभविक बुद्धि है। तत्वात्मक बुद्धि यानी घटकीय बुद्धि, आनुभविक यानी अनुभवजन्य बुद्धि, सांवेगिक बुद्धि नहीं है इसमें। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन 95, बौद्धिकता के पदानुक्रम मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन, गिलफोर्ड, वर्नन या थर्स्टन? बताइए। वर्नन ने दोस्तों पदानुक्रम मॉडल का प्रतिपादन। क्वेश्चन 96, निम्न में से कौन से पर्यावरणीय कारक का प्रभाव बुद्धिलब्धि पर नहीं पड़ता है? ऑप्शन है आपके सामने। निम्न में से कौन से पर्यावरणीय कारक का प्रभाव बुद्धिलब्धि पर नहीं पड़ता? पर्यावरणीय उत्तेजना का पड़ता है, शैक्षिक संवर्धन का पड़ता है, परिवेशी या आसपास का वातावरण, इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन 97, निम्न में से जेपी गिलफोर्ड द्वारा प्रस्तावित बुद्धि के घनाकार मॉडल की विमाएं हैं? मूल्यांकन, उत्पाद या विषय वस्तु? देखिए गिलफोर्ड के द्वारा बुद्धि का घनाकार जो मॉडल दिया गया, 3 विमाओं को उसमें सुसज्जित किया गया था।
संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। तो ये दो तो है, पहला नहीं है, 2 3 सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 98, किस सिद्धांत में बुद्धि की तुलना एक पिरामिड से की गई है? किस सिद्धांत में बुद्धि की तुलना एक पिरामिड से की गई है? बताइए। पदानुक्रमिक सिद्धांत में दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 99, भारतीय संदर्भ में सांवेगिक बुद्धि को मापने के लिए परीक्षण किसने किया? भारतीय संदर्भ में सांवेगिक बुद्धि को मापने के लिए परीक्षण एन के चड्डा, भाटिया, एस झा, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे ये। नाम था इनका एन के चड्डा दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 100, कुल क्वेश्चन 97 ही आए हैं आज के इस क्लास में। 3 क्वेश्चन हमारे टाइपिंग की वजह से रह गए, समझ आते हैं उनके लिए। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण है, व्यक्तिक परीक्षण है, समूह परीक्षण है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण। मित्रों यहां से इसका कमेंट का जो उत्तर है वो मैं बताता हूं, उससे पहले जिन मित्रों ने वीडियो को शेयर नहीं किया इसको वो साथी शेयर कर दे, आपसे अनुरोध है मेरा। और अपना स्कोर है जो 97 में से आपने कितने यहां पे सही किए हैं कमेंट करके बता दीजिए एक बार। मित्रों जो साथी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं यहां से, इंस्टाग्राम आईडी यहां पर दी गई है, सभी साथी जाइए इंस्टाग्राम पर जुड़िए मित्रों। और सही रहेगा व्यक्तिक परीक्षण दोस्तों, ऑप्शन ए यहां पे। वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।